Hi friends, think about books and resources. Books and resources minimum means ज़्यादा किताब ठीक नहीं है। जो लोग आपको कहते हैं कि मुझे इतना किताब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उतना 100 या 200 किताब पढ़ने चाहिए होगे। तो फिर कुछ लोगों को सोशल मीडिया में आप ये भी देख रहे होगे कि अपनी हाइट का एक बुक का पहाड़ बना के इस बल पोज दे के बैठे होंगे, है ना। वो सही नहीं है। वो लोग ज़िंदगी भर किताब ही पढ़ते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट किताब नहीं है। वो आपको रटाना नहीं चाहता। हाँ, ये सच बात है कि कुछ बुक है जिन्हें आप पढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन उतना नहीं है जितना लोग आपको दिखाते हैं कि बुक पढ़ना चाहिए, वेरियस बुक पढ़ना चाहिए, ये बुक आया, वो बुक आया, वेरियस पब्लिकेशंस। नो, एब्सोल्युटली नॉट। बुक्स एंड रिसोर्सेज में टेक एनसीईआरटी फास्ट। पहले बात याद रखिए, कुछ भी शुरुआत करने से पहले एनसीईआरटी एक फाउंडेशन होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी तो स्कूल वालों की सब्जेक्ट है, हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, हम क्यों एनसीईआरटी पढ़े। तो एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन या कुछ टॉपिक तो कुछ ऐसा ही है जो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी फास्ट पढ़ लीजिए। अगर आप फास्ट एनसीईआरटी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आप एक एडवांस बुक उठा सकते हैं। के बाद आप एक एडवांस बुक उठा सकते हैं, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। पहले देखिए एनसीईआरटी में क्या है। एनसीईआरटी में आप पहले हम GS1 के लेंगे। GS1 के पहले पार्ट है हिस्ट्री के। मैं पहले आपको ओल्ड एनसीईआरटी कितना पढ़ना है वो बताऊंगा। इसमें जानने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, फास्ट टेक वन टाइम रीडिंग मीन्स ये जो क्लास है, क्लास 6th 7th 8th। 6th है आपका एंशिएंट, ये है 7th है मिडिएवल, एंड 8th है आपका मॉडर्न। ये सबको आपको एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो अंडरलाइन भी कर लीजिए। इसको आप नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करें, नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप वन टाइम रीड कर लीजिए। उसको रीड करने के बाद आप आइए इसको ओल्ड एनसीईआरटी को। ओल्ड एनसीईआरटी जो पेपर है वो आजकल ऑनलाइन में अवेलेबल होता है, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। लेकिन आपके अगर PDF में पढ़ना नहीं चाहिए, आपके बुक में कवर के पेज दे दूंगा। वो कवर पेज में आपको अगर अमेजोन या कि फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर कर सकते हैं। वो क्या है कि जो एनसीईआरटी बुक थी, उन राइटर ने कुछ पब्लिकेशन में वो सही बुक वो वैसा ही डिटो टू डिटो कॉपी, कार्बन कॉपी वो लिख दिया है। वो मैंने खुद देखा है, मिलाया है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। जो PDF में जो एनसीईआरटी बुक में जो था वही लाइन चिपकाया गया है, उसके ज़्यादा ही थोड़ा होगा समझाया गया है। तो आप जहाँ के बाहर से भी खरीद सकते हो, वरना आप PDF में लिंक में आपको एनसीईआरटी की PDF दे दूँगी, तो आप जाकर बाहर से भी पढ़ सकते हो। तो देखिए पहले क्या है ना, ये जो दो टॉपिक है, एंशिएंट एंड मिडिएवल, ये दो एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री, ये दोनों क्या है कि प्रीलिम की ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कहें कि ये प्रीलिम में फोकस करता है तो हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों दें। आप इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपका आर्ट एंड कल्चर पे हेल्प करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में ये आपको हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ेंगी। तो ये जो मॉडर्न है, ये आपको मेन पे ज़्यादा हेल्प करेगा, मॉडर्न। तो अगर आज कंपेयर टू ये 3 में सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉडर्न ही होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन में ये ज़्यादा काम आएगा। लेकिन प्रीलिम में अगर फोकस करना है तो ये दोनों आप कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में इतना ज़्यादा तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर इनको आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं, बेसिक डाटा ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे क्या कि एंशिएंट हिस्ट्री है RS शर्मा की, RS शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, एंड मिडिएवल इंडिया सतीश चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद भी हिस्ट्री पे कुछ और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम। ये इस बुक के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं। एक बिग एंड वेरी डॉक्यूमेंट है, कम्प्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डिटेल, एवरी डिटेल, तो ये है कि मॉडर्न स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की और एक बुक है, वो जो एनसीईआरटी तो नहीं है,
लेकिन आपको देखेंगे जो ऑक्सफोर्ड शायद ऑक्सफोर्ड का पब्लिकेशन या सेज का पब्लिकेशन है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो जो बुक है वो इंडिया स्ट्रगल फॉर, दो बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आपको इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लेना है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र एज ए रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर ये सब पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, वो आज रेफरेंस आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस में अगर आपको इसको यूज करेंगे तो शायद कुछ क्लैरिटी मिलेगा। अगर आपको इसमें से सब कुछ क्लियर हो जाता है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस यूज किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बुक आता है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस और कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड हिस्ट्री, न्यू एनसीईआरटी। ये दोनों आपका न्यू एनसीईआरटी का मिल जाएगा आपका, उसमें आप हिस्ट्री का डिटेल पढ़ सकते हैं। वो उतना ही चाहिए, उस ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक हिस्ट्री के लिए इतने सारे बुक्स काफ़ी सफिशेंट है। आपके दूसरी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है जितना में। दूसरी हिस्ट्री के बाद हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इसमें ज़्यादा मटेरियल ज़रूरत है नहीं। तो फिर क्या ज़रूरत है ना, एन इंट्रोडक्शन, एक बुक चाहिए एनसीईआरटी की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। देखो इसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपको लेना है क्या, पार्ट 1 लेना है, पार्ट 2 नहीं लेना है। पार्ट वो क्या है कि क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है वो। एंड इसको फर्दर अगर आप चाहते हो, अगर फर्दर चाहते हो तो एनी एडवांस बुक व्हिच यू वांट, एनी एडवांस बुक। उसके सेक्शन के बाद आर्ट एंड कल्चर के बाद आता है इंडियन सोसाइटी सेक्शन हमारा GS1 में। इंडियन सोसाइटी में आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स ले सकते हैं, मैंने राव का लिया है। उसके बाद आता है हमारा जियोग्राफी, ए वेरी यूनिक सब्जेक्ट, एंड जियोग्राफी इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू आर्ट, इट इज़ ए सेमी साइंस, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आर्ट्स, इट्स नॉट कम्प्लीटली साइंस, इट इज़ कॉल्ड सेमी साइंस। इसके पे तो जियोग्राफी की कौन सी बुक हमें लेनी है, तो पहले देखिए कि क्लास 6 है, क्लास 10, जो क्लास और 6 और 10 है वो सिंपल रीडिंग आपको करना है, सिंपल रीडिंग करना है, और चाहे तो अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे आप नोट मत बनाइए, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पढ़ोगे 6th या 7th में, वही चीज़ आप 11th में भी पढ़ोगे। तो जो वो चीज़ अगर आप में आप है तो 2 बार नोट बनाने की क्या फ़ायदा, आपका टाइम बर्बाद होगा और सिलेबस भी लंबी की नोट भी लंबी हो जाएगी। तो फिर आपको ये सिंपल रीडिंग करना है, आपको सिंपल रीडिंग करने के बाद सिंपल लेना है। उसके बाद ये जो 11th और 12th की ये है बुक्स है, उनको आप नोट बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप एक बार सिंपल रीडिंग करिए, इनको आप कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करिए और इंस्पिरेट पढ़िए, और कंपल्सरी मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैप आपके पास होना कंपल्सरी है। आप किसी भी मैप खरीद सकते हो, आप ऑक्सफोर्ड की भी खरीद सकते हो, आप ओरिएंट की खरीद सकते हो, खान सर की वेबसाइट में भी आप उनका भी मैप मिल रहा है, अगर उनका भी आप खरीद सकते हो तो करो। इन तीनों में किसी भी एक मैप तो कंपलसरी चाहिए, क्योंकि विदाउट मैप में आप इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैप इनका बहुत मैटर करता है। तो देखिए उसके बाद हम चलते हैं दूसरा जीएस के, आपका जीएस के 1 का जितना भी टॉपिक था वो कवर हो चुका है इधर। हम चलते हैं GS2 पे। आता है हमारा GS2 का फर्स्ट पार्ट इंडियन पॉलिटी। आप सभी को पता है इंडियन पॉलिटी वेरी नोन सब्जेक्ट फॉर UPSC सेक्टर, एवरीवन नो दैट इज पर्टिकुलर बुक M लक्ष्मीकांत। वो पढ़ना है पहले। फर्स्ट रीड NCERT 11th की NCERT पढ़नी है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसके बाद आप उठाए M लक्ष्मीकांत वेरी एडवांस बुक एंड ऑल्सो वेरी डिटेल बुक। उनसे कोई आई एम नॉट द फर्स्ट एंड आई एम नॉट द लास्ट टू टेल दैट इट इज़ द बाइबल ऑफ द UPSC। बट देन आता है आपका सेकेंड ARC रिपोर्ट। आपका जो ARC मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड ARC रिपोर्ट आया था, वो सेकेंड ARC रिपोर्ट का 6th रिपोर्ट, याद रखिए 6th रिपोर्ट इसलिए मार्क किया था। 6th रिपोर्ट का किसके ऊपर है, नहीं, या लोकल गवर्नेंस के ऊपर है, ये जो रिपोर्ट है उसका समरी आपको चाहिए। पहले क्या होता है, आप याद रखिए, इसका समरी चाहिए आपको, समरी।
आपको डिटेल सिलेबस में रिपोर्ट नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपका करंट को पढ़ना है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कोई बात नहीं, अगर आप PIB की वेबसाइट में जाकर भी पढ़ सकते हो। PIB की वेबसाइट रहे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या फिर एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर में आता है वो आपको एनालिसिस करना है और देखना है, पढ़ना है, क्योंकि वहाँ वेरियस आर्ट के ऊपर वेरियस ओपिनियन आता है जो आपको मेन में आंसर में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। तो दूसरा आता है आपका गवर्नेंस, वो देखते हैं है आपका गवर्नेंस में आपका सेकेंड ARC रिपोर्ट जो मैं पहले कहा उसके इस पॉलिट में कहा था कि लोकल गवर्नेंस के लिए 6 रिपोर्ट पढ़ना है ARC का, वही ARC रिपोर्ट का। और ये फर्स्ट, 4th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो देखो ये आप कहाँ से पाएंगे वो रिपोर्ट, आपका ये साइट से darpg.gov.in/ARC रिपोर्ट्स, आप ये एड्रेस अगर सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन में डिटेल सारा PDF में मिल जाएगा कमेंट साइट पे। तो फिर फर्स्ट चैप्टर है किसका, अब सभी को पता है कि करंट देखना है, करंट कंपलसरी है, किसी भी चैप्टर को पढ़ो करंट तो कंपलसरी ही है। तो ये था आपका गवर्नेंस। नेक्स्ट चैप्टर है, देखते हैं सोशल, GS2 का सोशल जस्टिस सेक्शन। सोशल जस्टिस सेक्शन आप सिर्फ ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही मटेरियल और करंट आप तो पढ़ ही रहे हैं। तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, नीति आयोग 3 ईयर एक्शन एजेंडा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नीति आयोग 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा। रीड ओनली सॉल्यूशंस, टोटल रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, रीड ओनली सॉल्यूशंस। कौन सी सॉल्यूशन पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है, हेल्थ के ऊपर पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ना है। उसके अंदर ये तीनों के अंदर कि सारी जो सोशल जस्टिस के अंदर की जो सॉल्यूशन है वो आपको दे दी जाएगी। और वो सोशल जस्टिस में या फिर वनरेबल जो सेक्शन होते हैं, स्पेशली इंडिया में वोमेंस को कहते हैं वनरेबल सेक्शंस, PWD स्टूडेंट्स नहीं, PWD एंड चाइल्ड, ये तीनों वनरेबल सेक्शन में आते हैं। तो ये सबके एजुकेशन जो है वो वोमेंस के लिए है, सबके लिए है, हेल्थ भी सबके लिए, स्किल डेवलपमेंट आपको पता है आज वोमेन का स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा सा प्रोग्राम हो रहे हैं, वो उसके ऊपर नीति आयोग का डिटेल्स रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप करंट में आपको तो देना ही है। देखते हैं अगली टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन में क्या पढ़ना है आपको, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th NCERT न्यू वाली आपको NCERT लेनी है। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसको देखना है पहले। उसके बाद आप PIB देख सकते हो, अगर आप PIB नहीं भी देख सकते हो तो आप डेली न्यूज़पेपर तो कंपलसरी पढ़ना है आपको। जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आता है वो देखना है आपको, द हिंदू पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, बिजनेस, आप जो भी मन करे वो पढ़ सकते हो, क्योंकि रेगुलर पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद आता है उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, तो ये देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट को जाइए, आप गूगल में सीधा ही सर्च कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेबसाइट आ जाएगा। ओपन करने के बाद पहली बात होम पे उसके बाद जाइए यूज़फुल लिंक को, जो होम में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा यूज़फुल लिंक में आपको मंथली मेजर अचीवमेंट्स देखने को मिलेगा, लिंक देखने को मिलेगा। उसके आप क्लिक करेंगे तो आपको हर महीने में एक PDF था, इस महीने का अचीवमेंट, उस महीने का अचीवमेंट, उस महीने का अचीवमेंट, उस महीने का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो एक महीने के अंदर क्या इंटरनेशनल डेवलप हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या अचीवमेंट की है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो ये रहा आपका GS2। उसके बाद आता है आपका GS3 का। देखते हैं GS3 का क्या है। GS के 3 का एक पार्ट आता, इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो काफ़ी हद तक लोग नर्वस रहते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको पहले NCERT उठाना होगा। NCERT की क्लास 9th, 10th एंड 11th, याद रखिए, ओनली 11th नॉट 12th, मैंने 12th नहीं कहा, सिर्फ 11th तक, 9th, 10th, 11th NCERT न्यू आपको पढ़ना है, स्टोरी की तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद तमिलनाडु बुक उठाइए, क्योंकि NCERT का जो 12th का बुक है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लैंग्वेज में दी हुई है, वो आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। लेकिन आप अगर तमिलनाडु को बुक उठाओगे वो वेरी सिंपलेस्ट टर्म में है, और 12th का है वो मैक्रो इकोनॉमी का,
उसके बाद आता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। देखिए कुछ अगर हम कुछ ईयर की बात करें या 2-3 साल पहले की, तो क्या प्रीलिम में भी इनडायरेक्टली पूछ देता है कि किस सेक्टर को ज़्यादा मिल रहा है, किस सेक्टर को कम। तो इसको क्या करना है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समरी आपको देखना है, वो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट में मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर आपको ये सब पढ़ने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं आ रहे है, तो आप एक काम कीजिए, जे फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इफ़ यू आर कॉन्सेप्टली क्लियर देन नॉट नीड दिस, इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर देन यू टेक एनी एडवांस बुक। लेकिन ये कंपलसरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको बाद आप इस चैप्टर को देख लीजिए। आप इसको पढ़ने के बाद इसको बुक को पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस चैप्टर का आपको डाउट है उसी स्पेसिफिक चैप्टर को ही इस बुक से आप कवर करनी है। हाँ, तो नेक्स्ट जाते हैं, क्या है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आता है क्या कि आपको पढ़ना है कि एनसीईआरटी का बायोलॉजी लेना है। बायोलॉजी बुक का क्लास 12 की बायोलॉजी में लास्ट 4 चैप्टर्स आप कंपलसरी लेना है। आपको शंकर आईएएस, आप किसी भी इंस्टीट्यूट ले, लेकिन शंकर आईएएस का जो डिटेल बुक है वो बहुत ही बढ़िया है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन है। आपको सेकंड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनवायरनमेंट की। तो वो लेटेस्ट की है, वो लेटेस्ट की जो उनका आया था वो 2021 का आया था, तो वो मेरे पास है। आप भी लेटेस्ट ही ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर करने से कुछ लेटेस्ट आ चुका है वो आप लेटेस्ट ही लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट में आपको लेटेस्ट डाटा मिलेगा, लेटेस्ट सबमिट हो गए, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और भी इसके बाद आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। आपको सेकेंड ARC रिपोर्ट का थर्ड रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट ना, थर्ड रिपोर्ट सेकेंड ARC रिपोर्ट का थर्ड रिपोर्ट का नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट, वही आपको देखना है। एंड NDMA गाइडलाइन, NDMA मतलब का है फुल फॉर्म है इसका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड एडिटोरियल्स एंड इंटरनेट सर्च। कहीं जगह आपको कुछ हद तक इंटरनेट में सर्च करना दिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको मटेरियल के हिसाब से नहीं मिलेगी, तो आपको इंटरनेट में सर्च मारना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद चलते हैं हम साइंस एंड टेक के तरफ। साइंस एंड टेक GS3 का आखिरी है, एंड इसीलिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेना है। सजेशन में मेरे हिसाब से मैं लिया है, मैंने अपने लिए राव का मेन कंपास लिया है। वो काफ़ी सिस्टमेटिक हुए और PBSC और क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए अब इस टॉपिक को दी हुई है, तो देखना है आपको, आपके हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको ले लेनी है, आपके मेरे हिसाब से सही रहेगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक आता है GS4 का। GS4 का क्या है, एथिक्स के लिए भी वही सेम, एथिक्स के लिए से भी वही एनी इंस्टीट्यूट मटेरियल आप ले सकते हैं, और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रीलिम्स आप ये समझिए, प्रीलिम्स एक एग्ज़ाम नहीं है, प्रीलिम्स एक गेम ऑफ रिजेक्शन है। वो लीजिए गेम ऑफ रिजेक्शन है ना। प्रीलिम मेन के सिलेबस से ही फॉर्म किए जाते हैं। आपको ये आप अगर प्रीलिम की सिलेबस को गौर से देखिएगा, वो मेन के सिलेबस का एक समराइज पर्सन है। तो आप अगर मेंस की तैयारी करते हो, आंसर राइटिंग प्रॉपरली करते हो और कुछ सही तरीके से सही काम करते हो, तो आपको प्रीलिम्स क्या सिर्फ आपको MC को प्रैक्टिस करना है, बस उतना ही। और प्रीलिम की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम इज जस्ट ए गेम ऑफ रिजेक्शन, नथिंग एल्स। ओके, तो मिलते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले क्लास, वही जोश के साथ, वही तैयारी के साथ, वही इच्छा शक्ति के साथ, एक नई अंदाज में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए प्रणाम।